अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप जानते हैं कि हम 1773 से ही पढ़ रहे हैं, तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो और आगे जो एक्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस वक्त बनाई थी, तो जो कि असल में ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, इंडिया का गवर्नमेंट अपना नहीं था। ठीक है, तो उस वक्त इंडिया नहीं था एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, आई मीन से। तो और भी बहुत सारे एक्ट्स आए, क्योंकि जो भी एक्ट बनाया गया था उसमें कोई ना कोई डिफेक्ट होता था, तो जो पब्लिक जो इंडियन पब्लिक जो थी उनको अच्छा नहीं लग रहा था। ठीक है, तो इसकी बुनियाद पर गवर्नमेंट क्या कर रही थी, तो गवर्नमेंट क्या कर रही थी, गवर्नमेंट इसको चेंज कर दी थी। तो जिस तरह आप देखते हो कि 1773 से लेके हमने बहुत सारे एक्ट्स पढ़े हैं, आज भी हम इस लेक्चर में और भी एक्ट्स पढ़ने जा रहे हैं। टिल 1947 तक हमें एक्ट्स ही पढ़ने। क्यों? क्योंकि 1947 के बाद इंडिया को आज़ादी मिली और उसके बाद अपना कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो जो एक्ट्स अभी हम पढ़ने जा रहे हैं राइट नाउ, दैट इज इंडियन काउंसिल एक्ट। ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। ठीक है भाई, दिस इज द डेट। इस डेट पे हमने और एक एक्ट बनाया। ठीक है, तो क्यों बनाया गया था कि जो इससे पहले एक्ट था और उस एक्ट में बहुत सारे डिफेक्ट्स थे, उन डिफेक्ट्स को खत्म करने के लिए हमने ये नया एक्ट लाया वजूद में, दैट इज कॉल्ड इंडियन काउंसिल एक्ट। ठीक है भाई, तो असल में क्या था, जो इससे पहले 1892 में जो एक्ट था उसमें बहुत सारे क्या थे, डिफेक्ट्स थे। उन डिफेक्ट्स को खत्म करने के लिए, उन डिफेक्ट्स को हटाने के लिए, एक सिस्टम को स्मूथ बनाने के लिए, ऑर्गेनाइज्ड मैनर में रखने के लिए हमने और एक एक्ट वजूद में लाया जिसको कहते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। ओके, इसका मकसद क्या था? टू रिमूव, याद रखना, remove the defects of 1892 एक्ट। ओके, जितने भी इसमें डिफेक्ट्स थे उन डिफेक्ट्स को हटाना था, तो उसी हटाने के लिए और एक एक्ट आया, उसी को हम कहते हैं 1909 एक्ट और इंडियन काउंसिल एक्ट। ठीक है, दिस वाज द फर्स्ट थिंग विच दे हैड टू डू। और इसके साथ साथ, चलो ये तो एक बात थी, उसके साथ साथ और क्या करना था, इनको फेस करना था। टू फेस what? याद रखना, एक्सट्रीमिस्ट्स। टू फेस एक्सट्रीमिस्ट्स को फेस करना है। ओके, एंड रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म जो है, एक क्या करना था, पहला हमें वो डिफेक्ट्स खत्म करने थे जो 1892 में था, और साथ साथ में हमें फेस करने थे उन चैलेंजेस को जो एक्सट्रीमिस्ट्स, हिंदुस्तान के एक्सट्रीमिस्ट्स ने रखे थे, और जो रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म जो हिंदुस्तान में उभरा उसको चैलेंज करना था, उसको फेस करना था। ठीक है, तो इसीलिए ये एक्ट 1909 में वजूद में आया। ठीक है, अब इंटेंशन क्या था? व्हाट वाज द इंटेंशन? इंटेंशन वाज टू मेक व्हाट, कि जो यहां पर उस वक्त लिबरल्स थे, जो उस वक्त यहां पर मॉडरेट्स थे, मगर कौन, लोगों की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ लीडर्स की बात कर रहा हूं, जो उस टाइम पर यहां पर लिबरल्स थे, लिबरल नेशनलिस्ट थे, और मॉडरेट लीडर्स जो थे, टू मेक देम हैप्पी, वाज टू मेक देम हैप्पी। ये देम कौन है? देम का मतलब है लिबरल नेशनलिस्ट्स। ठीक है, और कौन थे? मॉडरेट्स। मगर ये क्या है? ये सारे के सारे लीडर थे। इनको क्या कर रहा था? इनको हैप्पी करना था, इनको खुश करना था, तो ये एक्ट वजूद में आया। दिस इज द रीजन व्हाई दिस एक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस। अच्छा, उसके बाद क्या क्या चेंजेस लाए इसमें, वो हम देखते हैं। जो साइज था सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का, वो इंक्रीज हुआ। क्या साइज किसका? लेजिस्लेटिव काउंसिल का और प्रोविंशियल का। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी सेंट्रल, मैं यहां पर लिखता हूं, सेंट्रल का लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्रोविंशियल का लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है, उनका हमने साइज को क्या किया, इस साइज को हमने इंक्रीज किया। क्या किया? इस एक्ट के अंदर इंक्रीज किया। तो कितना इंक्रीज किया हमने? तो सेंटर में आप देखते हो कि सेंटर में कितने मेंबर थे और प्रोविंशियल में कितने मेंबर थे। जो सेंटर है, सेंटर में 16 से लेके, याद रखना, 16 से लेके 60 तक पहुंचा।
16 से लेके 60 तक। लेकिन प्रोविंशियल में कितना था? प्रोविंशियल जो है वाज नॉट यूनिफॉर्म। ये एक, क्योंकि एक प्रोविंस में एक था, दूसरे प्रोविंस में कुछ ज़्यादा थे, तीसरे प्रोविंस में उससे ज़्यादा थे, चौथे प्रोविंस में भी पहले से ही कम थे, तो हर किसी प्रोविंस में सेम मेंबर्स नहीं थे। लेकिन जो सेंट्रल एक ही है, सेंट्रल में 16 से लेके 60 बन गया। लेकिन जो प्रोविंसेस हैं यहां पर यूनिफॉर्म नहीं था, यहां पर सेम नहीं था। ठीक है। अच्छा, जो काउंसिल है, इस काउंसिल को क्या किया गया? इनको एम्पावर किया गया, इसको ताकत दी गई, इसको और पावर दिए गए। क्या पावर दिए गए थे इस काउंसिल को? काउंसिल वाज एम्पावर्ड टू डिस्कस एनी मैटर, टू डिस्कस एनी मैटर। ये एनी मैटर क्या क्या मतलब होता है? यहां पर हम कोई भी चीज हम डिस्कस कर सकते हैं, यहां पर हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यहां पर हम रिजोल्यूशन पूछ सकते हैं। रिजोल्यूशन ऑन बजट, हम बजट पर भी डिस्कस कर सकते हैं। मगर एक चीज आपको नहीं थी, वो ये क्या था? आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, आप रिजोल्यूशन ला सकते हो बजट पर, मगर आपके पास वोटिंग पावर नहीं था। बट नो वोटिंग पावर, यानी वोटिंग पावर आपको नहीं दी गई थी। इस चीज को आपको याद रखना है, वोटिंग पावर आपको नहीं मिल रही थी। तो इससे क्या हुआ? आप हर कोई चीज कर रहे थे, आप बजट पर रिजोल्यूशन पास कर सकते थे, आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन इवन यू कैन आस्क, कोई भी क्वेश्चन किसी भी चीज पर, लेकिन आपको वहां पर वोट नहीं मिलता था, वोटिंग राइट्स आपके पास नहीं थी। ओके। इसके अलावा क्या है? इसके अलावा यह भी है कि ये वो एक्ट है जिस एक्ट ने एसोसिएशन की इंडियंस को, किसके साथ? वो हम पढ़ने जा रहे हैं। यानी दिस एक्ट provided what? Association. याद रखना, it provided association of Indians. Association of Indians यानी हिंदुस्तान के लोग अब एसोसिएट हो गए, मेंबर बन गए, किसमें? एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइसरॉय। याद रखना, एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइसरॉय। ये यहां पर मैं लिख रहा हूं एग्जीक्यूटिव काउंसिल, कुछ और काउंसिल नहीं है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल किसका? वाइसरॉय का। याद रखना। ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है कि जो ये एक्ट है इसने एसोसिएशन की, किसकी? इंडियंस की। किसमें? एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइसरॉय, और किसके? एंड मैंने यहां पर लिखा है एंड गवर्नर्स। ओके। वाइसरॉय और गवर्नर्स की जो काउंसिल हैं उनमें क्या हो जाएगा? उनमें हिंदुस्तान के लोगों को यानी एक्सेस दिया जाएगा, एसोसिएशन की जाएगी। ओके। अब इसके अलावा क्या है? तो सबसे पहला बंदा कौन था जो वाइसरॉय के काउंसिल में, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एंटर हो गया? तो वो कौन था? फर्स्ट इंडियन। वो कौन था? सबसे पहले हिंदुस्तान का कौन था? वो था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक है। याद रखना, जो पहला इंडियन था वो कौन था? वो था फर्स्ट इंडियन था वो। ठीक है भाई, वो पहला इंडियन था जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइसरॉय में एंटर हो गया। उसका नाम क्या था? उसका नाम था सत्येंद्र। ठीक है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ये पहला बंदा था जिसको एसोसिएशन मिली, किसमें? वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। और वो क्या बनाया गया था? वो बनाया गया था एज अ लॉ मेंबर। वो उसमें क्या बनाया गया था? लॉ मेंबर बनाया गया था। ठीक है, ये चीजें उसमें हुई थी। अब इसके अलावा क्या है? जो ये सिस्टम है, जो ये एक्ट है, इस एक्ट ने क्या किया? इस एक्ट ने सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट की। क्या? इसमें और एक फीचर है, एक ये है कम्युनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम ऑफ, या मैं लिखता हूं सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन इसने स्टार्ट की। किसने? इस एक्ट के अंडर। उस कम्युनल रिप्रेजेंटेशन में क्या हुआ कि वो किन के लिए थी? वो थी सिर्फ मुस्लिम्स के लिए। किसके लिए? मुस्लिम्स के लिए। जो मुस्लिम इलाकों में जो मुस्लिम लीडर उठेंगे, हाँ, विल बी इलेक्टेड
इलेक्टेड बाय, बाय क्या, ओनली बाय मुस्लिम वोटर्स। जो मुस्लिम लीडर होंगे, जिन इलाकों से मुस्लिम लीडर उठेंगे, उन इलाकों में सिर्फ मुसलमान ही उनको इलेक्ट करेंगे। सिर्फ दे विल बी इलेक्टेड ओनली बाय मुस्लिम वोटर्स। ठीक है, तो ये एक कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो है वो मुस्लिम्स के लिए स्टार्ट की गई थी, जिसको हम कहते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट, जिसको हम कहते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट और सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, जिसमें मुसलमानों के लीडर उठेंगे और मुसलमान लोग ही उनको इलेक्ट करेंगे, कोई और नहीं करेगा। चाहे वो हिंदू होगा, चाहे वो सिख होगा, चाहे वो कौन होगा, जो भी होगा उसमें वो नहीं करेंगे। तो उसको हम ये भी कह सकते हैं उसने लीगलाइज किया। हाँ, दिस एक्ट क्या किया, लीगलाइज कम्युनलिज्म। ठीक है, कम्युनलिज्म याद रखना। अच्छा, जो ये इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 है, इसको हम कहते हैं मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स भी। क्या कहते हैं, ये मैं यहां पर लिख रहा हूं, इस एक्ट को हम कहते हैं मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। ये दो बंदे थे, एक था मॉर्ले, एक था मिंटो। ठीक है, जो मॉर्ले था ही वाज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और मिंटो जो है ही वाज वाइसरॉय। याद रखना, मॉर्ली जो है, मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म, मॉर्ली वाज सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट एंड मिंटो जो है वो कौन था, वो था वाइसरॉय। ठीक है, अब मिंटो के अंडर ही हुआ ये। दिस एक्ट लीगलाइज कम्युनलिज्म, दैट इज वाई मिंटो इज नोन एज फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट्स। मिंटो जो है, मिंटो इज नोन एज फादर, बापू, फादर ऑफ व्हाट, कम्युनल इलेक्टोरेट्स। कम्युनल इलेक्टोरेट्स याद रखना, इस चीज का फादर माना जाता है किसको, मिंटो को। क्यों, क्योंकि उस वक्त वो क्या था, उस वक्त वो वाइसराय था। मॉर्ली क्या था, मॉर्ली वाज ए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। याद रखना इस चीज को, दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, मगर इस एक्ट के अंडर सिर्फ उनको ही नहीं मिला था, मुसलमानों को ही नहीं मिला था, बल्कि और भी कैटेगरीज यहां पर थी जो माइनॉरिटी में आ रही थी, उनको भी ये चीजें मिली, उनको भी सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिले। तो किस किस को मिला वो भी हम देखते हैं। यानी जो ये एक्ट है, इट प्रोवाइडेड सेपरेट रिप्रेजेंटेशन, provided separate representation to other communities। मुसलमानों को तो उसने दे दिया सेपरेट इलेक्टोरेट, लेकिन ये सेपरेट रिप्रेजेंटेशन जो है ये और भी बाकी कम्युनिटीज को भी मिली है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल या मैं कहूँगा कम्युनिटी को नहीं, ऐसे में नहीं कहूँगा कम्युनिटी को, बल्कि बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स को मिली है। फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटीज़ को मिली है। हाँ, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि इट प्रोवाइडेड सेपरेट रिप्रेजेंटेशन अपार्ट फ्रॉम मुस्लिम्स। जो मुस्लिम कम्युनिटी थी उनको सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिले, लेकिन इसके अलावा इसने कहीं और चीज़ों को सेपरेट इलेक्टोरेट्स दी। फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटीज़, क्योंकि वहाँ पर एजुकेटेड लोग हैं, ज़मींदार्स, यूनिवर्सिटीज़, ज़मींदार्स याद रखना, और क्या है, प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन, ठीक है भाई, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, अंडरलाइन कर रहा हूँ, यूनिवर्सिटीज़ को, ज़मींदार्स को, प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशंस को, इनको भी क्या मिला। या और एक चीज़ है चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, यहाँ पर लिखता हूँ, जो बिजनेस वाले थे, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, इनको भी क्या सेपरेट रिप्रेजेंटेशन मिली। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, ये था 1909 के बारे में। उसके बाद और एक्ट्स आने लगे, इसमें भी कुछ डिफेक्ट्स थे। देखो, कम्युनलिज्म यहाँ पर स्टार्ट होने लगा, जिसकी बुनियाद पर गांधी ने बहुत लड़ाई लड़ी, बहुत सारे लीडर्स ने लड़ाई लड़ी कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये मुसलमान अलग नहीं है या कोई भी कम्युनिटी अलग नहीं है, क्यों ऐसे हम सेपरेट इलेक्टोरेट्स देते हैं। तो उसके बाद बहुत सारे डिफेक्ट्स देखे गए। तो उसके बाद जो हमारे एक्ट्स आए 1919 से लेके 1947 तक, इन एक्ट्स को हम क्या कहते हैं, इनको कहते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। क्या
इंट्रोडक्शन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। अब हम इन्हीं के ही बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आपको सबसे पहले किस चीज़ के बारे में पढ़ना है, 1919 के बारे में है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, जो अब हम इनको क्या कहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। अब इन यहाँ से हम क्या कहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 हम कहते हैं। तो गवर्नमेंट इंडिया एक्ट जो है, जिसको हम कहते हैं मॉन्टेग चेल्मसफोर्ड रिफॉर्म्स। क्या, चेल्मसफोर्ड रिफॉर्म्स। ठीक है, मॉन्टेग चेल्मसफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहते हैं, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भी आप कह सकते हो। ठीक है, रिफॉर्म्स नहीं, असली प्रॉपर टर्म है रिपोर्ट, REPORT, रिपोर्ट, REPO, हाँ, P दिस रिपोर्ट। ओके, अब गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1919 कहो, मॉन्टेग चेल्मसफोर्ड रिपोर्ट कहो। ठीक है, असल में क्यों आया था कि जो मॉर्ले मिंटो रिपोर्ट जो है 1909 वो फेल होगी टू द एस्पिरेशंस ऑफ द इंडियंस। क्या, 1909 फेल्ड टू व्हाट, टू फुलफिल द एस्पिरेशंस ऑफ पीपल। जो लोगों की उम्मीदें थी, उन लोगों की उम्मीदों को ये फुलफिल करने में फेल हो गया। कौन, 1909 एक्ट, याद रखना, फेल हो गया। क्योंकि इसने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को यहां पर एस्टैब्लिश करने से इनकार किया। फेल्ड व्हाट, फेल्ड टू एस्टैब्लिश पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है, उसको यहां पर एस्टैब्लिश करने में ये फेल होगी। जब ये फेल होगी, लोगों की एस्पिरेशंस फुलफिल नहीं हुई, तो इसलिए 1919 एक्ट आया। इस 1919 एक्ट ने क्या किया, ठीक है, और क्या था इसमें, हाँ, और एक चीज ये भी है, ये भी आप याद रखो। इस वक्त क्या हुआ, देखो 1999 आया, जिसको हम कहते हैं गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1919 या मॉन्टेग चेल्मसफोर्ड रिपोर्ट कहते हैं इसको। तो इसमें क्या था कि इस 1919 क्यों आया, क्योंकि जो 1909 एक्ट था ये फेल हुआ। लोगों के जो एस्पिरेशंस थे, जो लोगों के एक्सपेक्टेशंस थे गवर्नमेंट से, ब्रिटिश गवर्नमेंट से, लेकिन वो नहीं हुआ। तो ये क्या नहीं हुआ, ये हुआ कि ये फेल होगी किसको एस्टैब्लिश करने में, क्या चीज़, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन ये 1919 जो है, अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करेंगे, ये वो वाला पीरियड है जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चल रहा था। ठीक है, तो इस टाइम पर क्या हुआ कि इस टाइम पर इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो बहुत ही एक्टिव थी। क्या, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वॉज वेरी एक्टिव, बहुत ही एक्टिव थी। जब वो बहुत ही एक्टिव थी तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या किया, इट प्रेस्ड द डिमांड्स। इसने गवर्नमेंट से डिमांड्स की, बहुत जोर से डिमांड की। क्यों डिमांड की बहुत जोर से, क्योंकि उस वक्त मजबूर था गवर्नमेंट। क्यों मजबूर था, क्योंकि उस वक्त वर्ल्ड वार फर्स्ट में इन्वॉल्व थी। जब ये वर्ल्ड वार फर्स्ट में इन्वॉल्व थी तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसका फायदा उठाया। इसने गवर्नमेंट को प्रेस किया कि आपको हमारी बात माननी पड़ेगी। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, गवर्नमेंट ने क्या किया, जब डिमांड प्रेस हो गई तो गवर्नमेंट ने क्या किया, यहां पे मैं लिखता हूं। गवर्नमेंट ने सबसे पहले क्या किया, गवर्नमेंट ने 20 अगस्त 1917 में क्या किया, याद रखना। 1999 एक्ट बाद में आया, मैं वर्ल्ड वार उससे पहले भी थोड़ा जा रहा हूं, क्योंकि 1909 फेल हो गई फुलफिल को करने के लिए पार्लियामेंट फॉर्म गवर्नमेंट को। उसी टाइम इंडियन नेशनल कांग्रेस जो वो बहुत ही एक्टिव थी। आगे करके जब वॉर में वो इन्वॉल्व थी, बहुत नुकसान हुआ ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो 20 अगस्त 1917 को क्या हुआ, दिस वेरी इंपॉर्टेंट डेट, यू हैव टू रिमेंबर दिस डेट, कि फ्यूचर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट जो है हम वो करेंगे। क्या, फ्यूचर, आप हमारी बात मानो, हम फ्यूचर पॉलिसी करेंगे, फ्यूचर पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट हम करेंगे। यानी हम आपके बारे में आगे करके सोचेंगे, यानी फ्यूचर में हम आपके बारे में जरूर सोचेंगे, लेकिन हमें साथ दे दो। हम इस वक्त हमसे क्या हो रहा है, जंग हो रही है, क्योंकि वर्ल्ड वार फर्स्ट हो रहा था। ठीक है, अच्छा, इसके बाद क्या हुआ, डिमांड क्या थी कि फ्यूचर गवर्नमेंट हमारे लिए ठीक करो।
और एसोसिएशन जो है, एसोसिएशन ऑफ इंडियन जो हैं इसको क्या करना है, इसको इंक्रीज करना है आपको। ठीक है भाई, जो एसोसिएशन है, जो इंडियन के लोग जो रिप्रेजेंट थे उनके काउंसिल्स में, उनको इंक्रीज करना है। तो ये डिमांड थी किसकी? ये डिमांड थी कांग्रेस की। तो ये वापस भी कहा गवर्नमेंट ने कि हम ऐसा करेंगे। हाँ, ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, हम क्या करेंगे? हम सेल्फ गवर्नमेंट के लिए ग्रेजुअल डेवलपमेंट करेंगे, यानी आहिस्ता आहिस्ता हम इस चीज़ पर भी बात करेंगे। लेकिन इस वक्त हम बहुत परेशान हैं, हम इस वक्त इन्वॉल्व है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में। ठीक है, गवर्नमेंट ने ये चीज़ें कही कि हम चीज़ें ये करेंगे आपके साथ, लेकिन इस वक्त हम बहुत ही प्रॉब्लम में हैं। लेकिन अब हम इसके फीचर्स देखते हैं कि इस एक्ट में क्या क्या हुआ था, जिसको हम कहते हैं 1919 एक्ट। सबसे पहले गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने एक वादा किया। वो वादा जो है वो वादा ही रहा, वादा फुलफिल नहीं रहा है। तो इस एक्ट के अंदर वो था। ठीक है, सबसे पहला फीचर जो है, गवर्नमेंट प्रॉमिस्ड ए रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। फीचर्स सबसे वन, गवर्नमेंट ने क्या किया? इसने प्रॉमिस किया। क्या? गवर्नमेंट प्रॉमिस रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। ठीक है, आप सिर्फ हुकूमत नहीं करेंगे बल्कि आप रेस्पॉन्सिबिलिटी भी लेंगे। ये पहला था। दूसरा, डायरकी इन द प्रोविंसेस, डायरकी इन द प्रोविंसेस। यहां पर मैं एक चीज अंडरलाइन कर रहा हूं, प्रोविंसेस। यहां पर मैं सेंटर की बात नहीं कर रहा हूं। ये डायरकी का क्या मतलब है? डायरकी का मतलब है डबल गवर्नमेंट। ठीक है, ये डबल गवर्नमेंट कहां पर स्टार्ट हुई? प्रोविंसेस में, लोकल लेवल पर, ना कि सेंट्रल लेवल पर। यहां पर मैं प्रोविंस लिखा, ना कि सेंटर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। डायरकी वाज इंट्रोड्यूस इन द प्रोविंसेस। डायरकी मींस डबल गवर्नमेंट। इट्स अ ग्रीक टर्म विच मीन्स डबल गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये डबल गवर्नमेंट जो है, ये असल में ये वर्ड जो है, ये ग्रीक वर्ड है डायआर्की। इट इज ARCHE, डायरकी। ओके, ये ग्रीक टर्म है जिसका मतलब है डबल गवर्नमेंट। मगर कहां पर इंट्रोड्यूस किया? प्रोविंसेस पर इंट्रोड्यूस किया, ना कि सेंटर पर इंट्रोड्यूस किया। इस चीज को आपको जहन में रखना है। ठीक है, अच्छा, अगर आपने डायरकी किया तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका मकसद क्या था कि आपने डायरकी प्रोविंसेस पर स्टार्ट की? इसका मकसद ये था कि आपको क्या करना है? ट्रेन करने हैं नेटिव्स। हाँ, इट्स ऑब्जेक्टिव वाज टू ट्रेन नेटिव इन द आर्ट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। क्या? टू ट्रेन नेटिव्स इन द आर्ट ऑफ व्हाट? सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, जो आप सेल्फ गवर्नमेंट करेंगे उसमें आपको ट्रेनिंग मिलेगी उसमें आप, ताकि आप आगे जाके आप कोई दिक्कत नहीं होगी। ये चीजें यहां पर इसमें हमने ऐड किया था। ओके, तो ये चीजें आपको समझ में आई होगी कि क्या था? सेल्फ गवर्नमेंट था। ओके, लेकिन अब हम बात करेंगे इन रिलेशन टू मैटर्स ऑफ लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन के हिसाब से क्या किया गवर्नमेंट ने इस एक्ट के अंडर? तो इस एक्ट के अंडर क्या हुआ? यानी हम कहते हैं इन मैटर्स ऑफ लेजिस्लेशन। क्या? इन मैटर्स ऑफ लेजिस्लेशन। तो लेजिस्लेशन के हिसाब से क्या हुआ? ठीक है, हमने क्या किया इस एक्ट में? हमने सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया। तो ये सब्जेक्ट्स क्या हैं? जैसे कि आज आप पढ़ते हो सेंट्रल लिस्ट, जिसको हम कहते हैं यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, उनमें अलग अलग चीजें हैं, उनको हम कहते हैं सब्जेक्ट्स। तब भी वो सब्जेक्ट्स जो हैं, इन सब्जेक्ट्स को हमने कैटेगराइज किया। इसको हमने क्या किया कि इन मैटर्स ऑफ लेजिस्लेशन, तो सब्जेक्ट्स को हमने क्या किया? सब्जेक्ट्स वेर डिवाइडेड इनटू टू। किसमें? टू। एक था सेंट्रल, एक था प्रोविंशियल। ठीक है, फिर प्रोविंशियल को हमने डिवाइड किया फर्दर। तो एक था रिजर्व्ड, एक था ट्रांसफर्ड। ठीक है, सब्जेक्ट्स को इन मैटर्स ऑफ लेजिस्लेशन, सब्जेक्ट्स को हमने डिवाइड किया इनटू टू, सेंट्रल एंड प्रोविंशियल। फिर प्रोविंशियल को हमने दो किए, रिजर्व एंड ट्रांसफर्ड। जो रिजर्व्ड हैं उनको हम कहते हैं इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, ये है लेस इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स। यानी फॉर एग्जांपल जिस तरह आप आज की बात करेंगे, इस प्रेजेंट डे की बात करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ना एक्सटर्नल रिलेशंस, फाइनेंस, बैंकिंग, हाँ, सिक्योरिटी, ठीक है, टेलीकॉम कम्युनिकेशन, ये सारा जो है ये सेंटर के सब्जेक्ट्स में आते हैं, यानी यूनियन लिस्ट में आते हैं। उसके बाद जो है मैरिज है, डिवोर्स है, पुलिस है, ये किस में आते हैं? ये आते हैं स्टेट सब्जेक्ट में। जो खास होते हैं उनको हमने यूनियन लिस्ट में रखा है। उसके बाद जो कम इंपॉर्टेंस वाले हैं उनको हमने स्टेट सब्जेक्ट में रखा है, ठीक है। जो यूनियन लिस्ट में होते हैं उस पर सेंट्रल कंट्रोल करती है, जो स्टेट सब्जेक्ट में होता है उस पर क्या स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। उसके बाद थर्ड कैटेगरी होती है, उसको हम कहते हैं कनकरेंट लिस्ट। तो कनकरेंट में दोनों करते हैं कंट्रोल, यानी स्टेट भी और सेंटर भी। फिर कभी कभार क्वेश्चन ऐसा उठता है, अगर कनकरेंट लिस्ट में दोनों का पावर सेम है, कभी कभार अगर कंफ्यूजन हुआ, अभी टसल हुआ बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, फिर उस टाइम किस पर चलेगा? अगर कनकरेंट मैटर होगा तो उस वक्त सेंटर का ही चलता है, ठीक है। तो यहां पर वैसी बात है कि सब्जेक्ट्स को हमने लेजिस्लेटिव मैटर में दो में डिवाइड किया है, एक है सेंट्रल, दूसरा है प्रोविंशियल। फिर प्रोविंशियल को हमने देखा कि यहां पर दो हैं, एक ही रिजर्व, दूसरा है ट्रांसपोर्ट। जो इंपॉर्टेंट वाले हैं उनको हम रिजर्व में रखा है, जो लेस इंपॉर्टेंट है, नॉट एज इंपॉर्टेंट एज रिजर्व, जो हमने यहां पर कैटेगराइज किया है उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम ट्रांसपोर्ट कहते हैं। क्या आप इसकी एग्जाम्पल देख सकते हो मुझे? एग्जाम्पल क्या है? फॉर एग्जाम्पल जेल, फॉर एग्जाम्पल पुलिस, ठीक है, जेल है, पुलिस है, हाँ, इनको आपको सारे याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल ये सारे बुक्स में नहीं लिखा होता है, जेल है, पुलिस है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन राइट जस्टिस, यू कैन राइट फाइनेंस, यू कैन राइट इरिगेशन, ठीक है। इनको हमने क्या किया है? इनको हमने इस वाले कैटेगराइज में रखा है, किसमें? रिजर्व, जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मगर जो ये सब्जेक्ट्स हैं, दे आर टू बी गवर्न बाय द गवर्नर, दीज आर गवर्नड बाय होम? बाय गवर्नर। और कौन? एक तो गवर्नर कर रहा है, और कौन? एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल विदाउट एनी रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, हाँ, विदाउट एनी रेस्पॉन्सिबिलिटी, विदाउट एनी रेस्पॉन्सिबिलिटी टू लेजिस्लेचर, यानी लेजिस्लेचर की इनको कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है टुवर्ड्स व्हाट? लेजिस्लेचर, इन चीज़ों को चलाने के लिए। अब मुझे बोलो जो ट्रांसफर्ड है, ट्रांसफर्ड में क्या क्या आता है, तो वो हम डिस्कस करेंगे, ओके। Now we will discuss about what we call as transfer, ठीक है। तो ट्रांसफर में क्या क्या आता है? तो ट्रांसफर में ऊपर लिखता हूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ट्रांसफर में यहां पर लिखता हूं, जैसे कि एजुकेशन है, एग्रीकल्चर है, ठीक है, एजुकेशन है, एग्रीकल्चर है, सेल्फ गवर्नमेंट है, ये चीज़ें आती हैं किसमें? ये चीज़ें आती हैं ट्रांसफर, एंड दे आर लीस्ट इंपॉर्टेंट या लेस इंपॉर्टेंट एज कंपेयर्ड। वो बिल्कुल ही ऐसे नहीं, मामूली नहीं है, बल्कि अगर हम कंपेयर करेंगे तो उतनी इनकी इंपॉर्टेंस नहीं है जितनी इन चीज़ों की इंपॉर्टेंस है। इसलिए इनको रिजर्व में रखा गया था, इनको ट्रांसफर में रखा गया था, ठीक है। और इसको कौन चला रहे हैं? इंडियन मिनिस्टर्स एंड गवर्नर्स, इंडियन मिनिस्टर्स एंड गवर्नर्स, जो डिफरेंट एरियाज में गवर्नर्स थे, ये उनके ही अंडर में था। लेकिन जो गवर्नर जनरल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल उसका था, उसके अंडर ये चीज़ें थी, और उनका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी टुवर्ड द लेजिस्लेचर, ओके। आई होप कि यू अंडरस्टैंड इट नाउ। अब क्या है इसके अलावा कि इन लोगों ने रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो है इंट्रोड्यूस नहीं की। कहां पर नहीं की? वही हम अब पढ़ने जा रहे हैं। याद रखना कि रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो है वो इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी सेंटर पर। रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट वाज नॉट इंट्रोड्यूस्ड, याद रखना, इंट्रोड्यूस्ड एट सेंटर, यानी सेंटर पर रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन लोगों ने इस एक्ट के अंडर, किस एक्ट के अंडर हम बात कर रहे हैं? 1919 की, ओके। इस एक्ट के अंडर क्या नहीं हुआ था, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं हुई थी। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो रेस्पॉन्सिबल थी टू ब्रिटिश गवर्नमेंट। क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वाज
responsible to what? To British government. ठीक है, यहां पर इन लोगों ने रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं बनाई सेंटर पर, बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट खुद रेस्पॉन्सिबिलिटी किसको? ब्रिटिश गवर्नमेंट को। याद रखना, सॉरी ब्रिटिश पार्लियामेंट को, आप यू कैन राइट प्रॉपर टर्म इज ब्रिटिश पार्लियामेंट। ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट। ओके, अब क्या है ब्रिटिश पार्लियामेंट, मगर किसके जरिए? चलो ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबल थी ब्रिटिश पार्लियामेंट को, मगर किसके जरिए रेस्पॉन्सिबल, किसके जरिए काम चलता था? थ्रू होम? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। याद रखना, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था उसी के जरिए से क्या होता था? उसी के जरिए से ये रेस्पॉन्सिबल थी, उसके जरिए से काम चलता था। ओके, और क्या था? ये चीजें थी। और क्या था कि जो सेंट्रल होगी, फॉर एग्जाम्पल जो सेंट्रल लेजिस्लेचर होगा, सेंट्रल लेजिस्लेचर जो होगा ये होगा बाइकैमरल। बाइकैमरल का मतलब है 2 चैम्बर्स। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंडियन पार्लियामेंट की बात करेंगे तो यहां पर 2 हैं, एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा, हो गया बाइकैमरल। अगर कोई स्टेट होगी, कोई कंट्री होगी जहां पर एक ही होगा, चाहे लोकसभा होगा या कुछ जो भी होगा, तो उसको हम कहते हैं यूनिकैमरल। ठीक है, लेकिन इंडियन पार्लियामेंट जो है वो क्या है? वो बाइकैमरल है। तो इसी तरह उस टाइम पर इस एक्ट के अंडर जो सेंट्रल लेजिस्लेचर था उसको बाइकैमरल बनाया गया इस एक्ट के अंडर। अगर ये क्वेश्चन आया किस एक्ट के अंडर सेंट्रल लेजिस्लेचर जो है वो बाइकैमरल बनाया गया, वो किसके अंडर है? 1919 के अंडर बनाया गया। तो सेंट्रल लेजिस्लेचर ने बाइकैमरल, तो बाइकैमरल जब आपने किया तो हो गई 2। तो 2 का मतलब है लोअर हाउस एंड अपर हाउस, जिसको आज आप कहते हो लोअर हाउस को लोकसभा कहते हो, अपर हाउस को कहते हो काउंसिल ऑफ स्टेट्स। जो लोअर हाउस है बाइकैमरल है, याद रखना कि इसमें पहले है लोअर हाउस या लोअर असेंबली। लोअर हाउस बोलो या तब उसको बोलते हैं लोअर असेंबली। ठीक है, लोअर असेंबली। तो अपर, पहले आप इसकी बात करेंगे, लोअर असेंबली बाइकैमरल है, लोअर असेंबली। ओके, याद रखना बाइकैमरल। अब जो ये काउंसिल ऑफ स्टेट्स होगा, अपर हाउस या काउंसिल ऑफ स्टेट्स जो होगा, काउंसिल ऑफ स्टेट्स जो होगा, इसमें कितने मेंबर रहेंगे और इसमें कितने मेंबर रहेंगे? जो वो वाला है उसमें कितने मेंबर रहेंगे? 60 मेंबर होंगे। कितने? इसमें 60 मेंबर होंगे। 60 में से क्या हो जाएगा? जो 34 हैं वो इलेक्टेड होंगे, रेस्ट जो होगा वो नॉमिनेटेड होगा। याद रखना, रेस्ट जो होगा वो नॉमिनेटेड होगा। अब हम इसकी बात करेंगे, इसमें क्या होगा? इसमें 144 मेंबर होंगे। कितने? 144 में क्या होगा? इसके भी 2 हिस्से करो। 104 ऐसे होंगे जो इलेक्टेड होंगे और जो रेस्ट जो रहता है बाकी 40 रहता है, तो वो क्या होगा? वो नॉमिनेटेड होगा। याद रखना कि कितने मेंबर इलेक्टेड, कितने मेंबर नॉमिनेटेड। ओके, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अब हम अगर मैं पावर की बात करूं, जो लोअर असेंबली है या अपर असेंबली जो है, या जिसको हम कहते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ये 2 चैम्बर्स हैं। तो अगर मैं पावर के हवाले से मैं आपको बोलूं कि पावर में क्या डिफरेंस है, पावर जो है वो सेम है, एक्सेप्ट पावर जो है, पावर्स आर सेम। इसको जितना ताकत है उतना ही ताकत इसको है, लेकिन बोथ द पावर्स ऑफ बोथ द हाउस आर वेर इक्वल एक्सेप्ट पावर ऑफ वोट। क्या? एक्सेप्ट पावर ऑफ, शाबाश, एक्सेप्ट पावर ऑफ विटो ए बिल, सॉरी विटो ए बिल, यानी एक बिल को विटो करना है। मान लो कि अगर इसने बिल पास की, जितना ताकत इसको बिल करने के लिए पास है उतना ही इसको भी है, लेकिन इसको एक्स्ट्रा पावर मिला है, दैट इज कॉल्ड विटो ए बिल। ये बिल को अगर इसने पावर
अगर इसने बिल को पास किया, ये विटो कर सकती है, बोलते कि नहीं ये करना नहीं करना है, नहीं करना है और नहीं करना है। वो क्यों? क्योंकि इसको विटो दिया गया है। अदरवाइज दे आर सेम, लेकिन विटो जब हो जाएगा, विटो का मतलब है आई से नो, मुझे ये नहीं मंजूर है, हाँ मुझे ये मंजूर नहीं है। जब मुझे ये मंजूर नहीं है तो वो रिजेक्ट किया जाएगा, वो नहीं रखा जाएगा। और वो पावर किसको दिया गया है? वो दिया गया है लोअर असेंबली को, जिसको आप आज बोलते हो लोकसभा। ठीक है, आज के कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, तो ये था इसके बारे में। अब इसके अलावा और भी क्या चीज़ें हैं? चलो, इनको इक्वलिटी है, लेकिन सिर्फ विटो में इनमें फ़र्क है। अगर मैं फाइनेंशियल बिल की बात करूं, अगर मैं फाइनेंस की बात करूं, फाइनेंस में बोथ आर सेम, वहां पर किसी का विटो नहीं है। ठीक है, वहां पर फाइनेंस में विटो नहीं है। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है। ओके, अच्छा, और क्या फीचर था? जो यहां पर सेक्रेटरी था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो था यहां पर, उसको पैसा कहां से मिलता था? जो उसका खर्चा था, सैलरी थी वगैरह था, इसको कहां से मिलता था? ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है उसको पे होता था आउट ऑफ इंडियन रेवेन्यू से। क्या? आउट ऑफ इंडियन रेवेन्यू, इंडियन रेवेन्यू। मगर ये तो था इसको पहले, जो ही ये एक्ट आया, अब इसको इससे नहीं मिलता है। अब इसको किससे मिलता है? अब इसको ब्रिटिश एक्सचेक्योर, ब्रिटिश एक्सचेक्योर। अब इसको इंडियन रेवेन्यू से पैसा नहीं मिलेगा, अब उसको वहां से ही पैसा आएगा, ब्रिटिश से आएगा पैसा। ठीक है, किसको? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को। ओके, हाई कमीशन फॉर इंडिया वाज टू बी अपॉइंटेड। जो हाई कमीशन ऑफ इंडिया was to be appointed, याद रखना, मैं खुद लिख रहा हूं पूरा ताकि आपका नोट बन जाएगा। हाई कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो अपॉइंट किया गया है। ठीक है, was to be appointed and paid by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसको पे किया जाता था बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे करती थी, ना कि ब्रिटिश एक्सचेक्योर वहां से करता था। हाँ, लेकिन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को कहां से पैसा मिलता था? उसको वहां से आता था, उसको इंडियन रेवेन्यू से पैसा नहीं मिलता था। ठीक है, और इसने क्या किया? इस एक्ट ने, एक्ट रिड्यूस्ड, याद रखना, एक्ट रिड्यूस्ड द टर्म ऑफ व्हाट? एक्ट जो है, कौन सा एक्ट? 1919 जो है, इसने क्या किया? इसने टर्म की कम, यानी स्ट्रेंथ की कम, और यानी टर्म इसने कम की, किसकी? काउंसिल की ने। इट रिड्यूसेस द टर्म ऑफ काउंसिल, कहां से? फ्रॉम 7 to 5 years। पहले 7 साल थे, अब 5 साल इसने किए हैं। इसे पहले 7 साल थे, अब इसने काउंसिल के 5 साल किए। तो ये चीज़ें किस में थी? ये चीज़ें इसमें थी। और क्या है इसके अलावा? और क्या चीज़ें हैं जो हम लास्टली अब पढ़ रहे हैं कि और भी क्या चीज़ें हैं इसमें? फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से, और क्या है? फॉर एग्जाम्पल, इसने क्या किया? इसने एक्सटेंड किया, इट एक्सटेंडेड कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। पहले रिप्रेजेंट क्या किस एक्ट में मिली थी? 1909 में, जिसमें मुस्लिम्स को मिली थी, जिसमें और यूनिवर्सिटीज़ को मिली थी, कॉर्पोरेट्स को मिली थी, ज़मींदारों को मिली थी, कॉमर्स वालों को मिली थी। हैं, तो उनको अलग से रिप्रेजेंटेशन मिली थी या कम्युनल रिप्रेजेंटेशन मिली थी। सबसे पहले जो मिली थी वो मिली थी मुस्लिमों को। ठीक है, क्योंकि मुस्लिम्स को ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन नहीं थी, मुस्लिम्स माइनॉरिटी में थे, तो इसलिए सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था अंडर 1909 एक्ट के अंडर। अब जब ये आया, इसने क्या किया? इट एक्सटेंडेड कम्युनल रिप्रेजेंटेशन नॉट ओनली टू मुस्लिम्स, इट गिव टू अदर सेक्शंस आल्सो। तो वो सेक्शंस क्या हैं वो भी हमें पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल, इसने क्या किया? इसने सेपरेट इलेक्टोरेट दिया। किन को दिया ये भी देखना है। अगर इसने दिया तो किन को दिया? मुसलमानों को तो था ही था, इसमें मुस्लिम्स नहीं थे। मुस्लिम्स को मिला था 1909 में, हाँ वो तो ऑलरेडी चल रहा था। लेकिन 1919 में किसको मिला? उसमें मुस्लिम तो नहीं आएंगे ना, वो तो ऑलरेडी है। लेकिन 1990 में किसको मिला? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आपको ये कंफ्यूजन हो रहा है, इसको समझने के लिए
मैं ये बोल रहा हूं कि मुस्लिम इसमें नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि उनको ऑलरेडी मिल रहा था। किसके अंडर मिल रहा था? 1909 के अंडर। अब इसने इसको एक्सटेंड किया। पहले तो था ही, वो मुसलमानों को मिल रहा था, अब इसने और एक्सटेंड किया। किसने एक्सटेंड किया? इस एक्ट ने एक्सटेंड किया। तो उसमें कौन कौन सी कम्युनिटी आ रही है वो हम यहां पर लिखेंगे। तो कौन कौन सी आ रही है? सबसे पहले आ रही है सिक्स इंडियन क्रिश्चियंस। याद रखना, सबसे पहले सिक्स का नाम दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके बाद इंडियन क्रिश्चियंस आते हैं, उसके बाद आता है एंग्लो इंडियंस, उसके बाद आता है यूरोपियंस। ठीक है, कितने हो गए? 1 2 3 4। तो इसमें 4 कैटेगरीज को और दी। उसमें एक ही था, प्लस अलावा था, यूनिवर्सिटीज वालों को दिया गया था, जमींदार को दिया गया था, वगैरह वगैरह। लेकिन अगर मैं कम्युनिटी की बात करूँ, ऑन द बेस ऑफ रिलीजन जो है वो सिर्फ मुसलमानों को मिलती थी, लेकिन इसने अब एक्सटेंड किया। तो पहले था 1, अब हो गई 4, तो टोटल हो गई 5। मगर उसमें एक ही था, इसमें 4 हो गए, अब टोटल हो गए क्या? 5 यहां तक। लेकिन इसमें कितने हैं? इसमें 4 ही हैं। ओके ओके, नाउ अब क्या है इसके अलावा कि और भी चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसने फ्रेंचाइज दी। क्या दी? फ्रेंचाइज। मगर वो फ्रेंचाइज जो है वो थी लिमिटेड। क्या थी? लिमिटेड। फ्रेंचाइज का मतलब है वोट, राइट टू वोट। इसने क्या की? इसने ग्रांट की फ्रेंचाइज। फ्रेंचाइज का मतलब है यू कैन वोट, यू हैव राइट टू वोट। मगर वो था लिमिटेड। क्या था? लिमिटेड, यानी हर किसी को नहीं दिया गया था, वो पब्लिक को नहीं दिया गया था, वो लिमिटेड था, वो किसी किसी को दे रहा था। लेकिन किस किस को दे रहा था? वो क्राइटेरिया क्या था? क्राइटेरिया था जिसके पास प्रॉपर्टी होगी, पहला ये एक था। जिसके पास जो टैक्स देगा, या जो 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 दूसरा है टैक्स, ठीक है, जिसके पास प्रॉपर्टी होगी, जो टैक्स भरेगा, ऐसे लोग। ओके, टैक्स, प्रॉपर्टी, है ना, ये चीजें आपको याद रखनी है। और क्या था? और भी एक चीज है, यह हम कहते हैं और एजुकेशन। और एजुकेशन, प्रॉपर्टी, टैक्स और एजुकेशन। ठीक है, या टैक्स होगा, या एजुकेशन होगी, या प्रॉपर्टी होगा। इस क्राइटेरिया पर क्या था? फ्रेंचाइज दे रहे थे। हाँ, तो उसको हम कहते हैं लिमिटेड। यानी इसमें सारा पब्लिक नहीं था, क्योंकि सारे पब्लिक के पास टैक्स तो नहीं दे पा रहे थे, सारे पब्लिक के पास एजुकेशन नहीं थी, सारे पब्लिक के पास प्रॉपर्टी भी नहीं थी। तो हर कोई कहां पर, यहां पर टैक्स भर सकता था। ठीक है, आई होप कि यहां तक आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। तो इसके अलावा क्या है? और भी चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ PSC, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। तो यहां पर इसने क्या किया? एस्टेब्लिशमेंट पब्लिक सर्विस कमीशन किया। तो इसकी बुनियाद पर क्या हुआ? सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन को सेंट्रल, हेंस मैं यहां पर लिखता हूं, हेंस सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो एस्टैब्लिश हो गया था 1926 में। याद रखना। लेकिन था किसके एक्ट? 1990 के एक्ट। लेकिन साल कौन सा था? 1926 में वो एस्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, अच्छा, पहली बार हुआ था जो सेंट्रल बजट है और प्रोविंशियल बजट है। पहले क्या था? पहले एक ही बजट था। तो पहली बार क्या हुआ? पहली बार सेपरेशन हुई। याद रखना, सेपरेशन ऑफ व्हाट? सेंट्रल बजट फ्रॉम प्रोविंशियल बजट। पहली बार ये सेपरेट हुआ, लेकिन पहले उसे क्या था? एक ही था। तो क्या हुआ कि बजट जो है वो अलग हो गया। ठीक है, अब सेंट्रल बजट अलग है, प्रोविंशियल बजट अलग है। अब मैं थोड़ा सा इसके बारे में बोलूंगा कि क्या राय थी यहाँ के लोगों की, क्या प्रॉब्लम्स इसमें थे, वो हम अब पढ़ते हैं। तो लास्ट में हम क्या पढ़ेंगे? लास्ट में हम क्या पढ़ेंगे सुनो। अगर मैं सबसे पहला पॉइंट लिखूं कि इसने डायरकी का कॉन्सेप्ट तो बोला था, लेकिन ये फेल हुआ डायरकी को एस्टेब्लिश करने में। फेल्ड इन डायरकी, पहली चीज ये फेल हो गया, इसने डायरकी एस्टेब्लिश नहीं कर पाया। तो पहला पॉइंट क्या है? इट वाज फेल्ड। ओके,
अच्छा, तिलक को अगर आप जानते हो, बाल गंगाधर तिलक, तिलक ने क्या कहा इस 1990 के बारे में? उसने कहा डिससेटिस्फाइंग, डिसअपॉइंटिंग। क्या कहा? डिससेटिस्फाइंग, डिसअपॉइंटिंग एंड 3 वर्ड्स उसने यूज किए हैं, डिससेटिस्फाइंग किए हैं, डिसअपॉइंटमेंट उसने वर्ड यूज किया है, और लास्ट में उसने वर्ड कौन सा यूज किया है? बोला एंड सन विदाउट मॉर्निंग, एंड सन विदाउट मॉर्निंग। क्या तिलक ने क्या कहा? डिससेटिस्फाइंग, डिसअपॉइंटमेंट एंड सन विदाउट मॉर्निंग। कल यही क्वेश्चन आ सकता है, विच आर द फॉलोइंग वर्ड्स वी आर नॉट यूज्ड बाय तिलक रिगार्डिंग 1919? So you have to remember all the 3 words and in chronological order. Okay. उसके बाद और एक था N.I. बेसेंट, ठीक है? N.I. बेसेंट ने क्या कहा? N.I. बेसेंट ने कहा it is to be unworthy to be offered, to be unworthy to be offered to Indian people। यानी ये भी खुश नहीं थे किसके रिलेटेड? इस एक्ट के रिलेटेड, 1919 के रिलेटेड। ओके, टू बी अनवर्दी, टू बी ऑफर्ड, तो प्रॉपर टर्म है बाय ब्रिटिश है, टू बी ऑफर्ड बाय ब्रिटिश, रिसीव्ड बाय पीपल, पीपल ऑफ व्हाट? पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, पीपल ऑफ इंडिया। अब क्या है इसके अलावा लास्ट में क्या है कि जो कांग्रेस थी, 4th पॉइंट में यहां लिख रहा हूं, कांग्रेस जो है, कांग्रेस ने इस टाइम पर क्या किया जब ये चीजें हुई थी? कांग्रेस ने 1919 में जो अमृतसर सेशन जो हुआ था, याद रखना 1919 में कांग्रेस ने क्या किया? अमृतसर सेशन किया। ठीक है, उस अमृतसर सेशन में क्या हुआ? उस अमृतसर सेशन में उसने कहा इस रिफॉर्म को इनएडुकेट, 3 वर्ड्स, क्या कहा? इनएडुकेट कहा, याद रखना, अनसेटिस्फैक्ट्री, पहले क्या कहा? इनएडुकेट, सेकेंड अनसेटिस्फैक्ट्री, और थर्ड वर्ड जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो उसने क्या यूज किया? दैट इज डिसअपॉइंटिंग। क्या? डिसअपॉइंटिंग। ये चीजें आपको याद रखनी है। डिसअपॉइंटिंग यूज किया, अनसेटिस्फैक्ट्री यूज किया, एंड इनएडुकेट किया यूज। किसको? इसी रिफॉर्म को। किस रिफॉर्म को? 1919 को, याद रखना। सो दिस वाज अबाउट 1909 एंड 1919। इसके बाद कमीशन आ गया, साइमन कमीशन, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। 1935 एक्ट के बारे में पढ़ेंगे, हाँ, कैबिनेट मिशन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद अगस्त ऑफर वगैरह जो सारे हैं 1947 तक, वो हम बाकी इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। ओके, सो आज के लिए इतना ही था। तो कंटिन्यूसली पढ़िए, फैक्ट्स को कलेक्ट कीजिए, क्वेश्चन आ सकते हैं, और टेबल भी आप बना सकते हो। इस वाले एक्ट में कौन से प्रिंसिपल्स थे, इस वाले एक्ट में कौन से प्रिंसिपल्स थे, इस वाले एक्ट में कौन से प्रिंसिपल्स थे, लेकिन मैच नहीं करना। कहीं प्रोविंस में लिखा होता है, कहीं सेंटर में लिखा होता है। जो मैंने आपको आज के लेक्चर में बोला, उन चीज़ों का खास ख्याल रखना है। तो इंशाल्लाह बाकी तो आई होप कि मैं हर कोई फैक्ट कलेक्ट कर रहा हूँ, मैं आपको दे रहा हूँ। ज़्यादा मेहनत करने की आपको ज़रूरत घर में अपनी नहीं है। जो भी यहाँ से पढ़ा रहा हूँ, मुझे लगता है कि अगर आप इतना ही करेंगे, आई होप कि आपको क्वेश्चंस फंस जाएंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू वेरी मच।